हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, एक बार इसे शेयर कर दीजिए आप लोग, फिर फटाफट हम लोग जुड़ जाते हैं। आज हम लोग एसएसटी में अति लघु उत्तरीय प्रश्न देखेंगे, जिसमें कि देखा जाएगा 15 से 20 क्वेश्चन। आराम से करते हुए चलेंगे और आप लोग एक बार इसे शेयर करके आ जाइए। चलिए फटाफट शेयर कर दीजिए। एक बार आप लोग शेयर करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे बताने वाले हैं। फटाफट शेयर करिए। चलिए चलिए फिर हम फटाफट स्टार्ट कर लेते हैं। देखिएगा दोस्तों, आज का जो क्वेश्चन पूछा गया है, पहला क्वेश्चन देखिएगा। पहले क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपसे, बताइए। आपको आंसर भी दिख रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इसी तरह लिखना है पेपर में, ठीक है। पहला क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। उच्चतम न्यायालय के कोई 4 कार्य बताइए। जो उच्चतम न्यायालय है मित्रों, इसके कोई 4 कार्य बता दीजिए। तो उच्चतम न्यायालय मतलब हाई कोर्ट की बात कर रहा है, सॉरी, आपका उच्चतम की बात कर रहा है ना, तो सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है या सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। और केवल ये बोलता उच्च उच्च न्यायालय की अगर केवल बात करता तभी हो जाता हाई कोर्ट, ठीक है मित्र। चलिए, तो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय कोई 4 कार्य बता दीजिए। जैसे संविधान का संरक्षण करना सबसे बड़ी चीज़ है, इसका संविधान का संरक्षण करना, ये तो लिख देंगे आर्टिकल नंबर। अगर कह लेंगे संविधान का संरक्षण करना, अगर संविधान के किसी भी भाग का उल्लंघन होता है या फिर कोई रूल रेगुलेशन नहीं फॉलो किया जाता है तो उसको ये फॉलो करवाता है। इसके बाद जो आपका मूल अधिकार है, फंडामेंटल राइट, आर्टिकल नंबर 32 के द्वारा इसको क्या करता है, संरक्षित प्रदान करता है। ठीक है दोस्तों, कितने रीट द्वारा, 5 रीट, उसमें 5 रीट आते हैं। 5 रीटों में आपके 5 रीटों से क्या करता है, संरक्षण, मतलब कि उसकी सुरक्षा करता है आपके मौलिक अधिकार का। तीसरी चीज़ है दोस्तों, यहाँ पे देखिए क्या लिखा गया है। उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर पुनर्विचार कर सकता है। यह भी कर सकता है दोस्तों। यह आर्टिकल नंबर, किस आर्टिकल नंबर द्वारा करता है ये आप बता देंगे। देखिए 143 आर्टिकल है। 143वां आर्टिकल में यह साफ साफ लिखा गया है कि जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं वह क्या कर सकते हैं, हमारे उच्चतम न्यायालय के जो मुख्य न्यायाधीश हैं, अभी तो चेंज हुए हैं, 48वें नंबर के रमना करके बने हैं, 48वें नंबर के बने हैं दोस्तों। बोबड़े जी 47वें नंबर के थे, वह रिटायरमेंट हो गए, मतलब होंगे अभी। इनका नाम अभी उजागर हुआ है, सामने आने वाला है। तो यहाँ पे आप बता देंगे कि वह क्या कर सकते हैं, पुनर्विचार कर सकता है उच्चतम न्यायालय अपने निर्णयों पर, ठीक है। इसके बाद वह चौथा काम क्या कर सकता है, देखिए उसमें लिखा गया है, आप अपने मन से जैसे आपको याद है जो आप वो भी लिख सकते हैं, बहुत कार्य इसके होते हैं। और क्या कर सकता है, चौथा नंबर देखिए क्या लिखा है, उच्चतम न्यायालय में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध संवैधानिक मामले, दीवानी मामले आदि की अपील सुनी जा सकती है। ठीक है मत दोस्तों, जो संवैधानिक मामले होते हैं संविधान से रिलेटेड, और जो दीवानी मामले होते हैं जैसे कि आपके घर में कोई लड़ाई झगड़ा हो गया या फिर कहीं कुछ मैटर हो गया, तो उस चीज़ से रिलेटेड जो दीवानी मामले होते हैं उसको भी अपील यह सुन सकता है। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट दूसरे क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या बोला है, साफ साफ बोला है दोस्तों, उच्च या फिर उच्चतम, उच्च मतलब हाई कोर्ट की बात कर रहा है, उच्चतम मतलब सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा है। न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति ही करते हैं दोस्तों। देखिए जो उच्चतम न्यायालय होता है उनकी जो नियुक्ति होती है वह हमारे संसद के अनुशंसा पर, सलाह पर राष्ट्रपति करते हैं। इतनी बातें क्लियर हैं। और जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं दोस्तों, उनकी तो नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन शपथ दिलाने का काम कौन करता है, वहाँ के राज्यपाल करते हैं। ये चीज़ आप याद रखेंगे दोस्तों, शपथ दिलाने का काम वो करते हैं, है ना। वैसे शपथ क्या, नियुक्ति तो इन्हीं की होती है। जैसे अगर बात करें राज्यपाल की, तो राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है, हमारे राष्ट्रपति करते हैं। लेकिन उनको नियुक्ति, उनको शपथ दिलाने का काम कौन करता है, तो वहाँ के उच्च न्यायालय के न्यायाधीश करते हैं, है ना, हाई कोर्ट के न्यायाधीश करते हैं। सेम उसी तरह दोस्तों अगर बोला जाए कि जो आपके हाई कोर्ट के जज होते हैं, हाई कोर्ट के जज की नियुक्ति कौन करता है, तो हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं। यहाँ पे हस्तक्षेप नहीं आएगा राज्य का, क्योंकि सारे राज्यों में जितने भी हाई कोर्ट हैं आपके, लगभग 25 हाई कोर्ट हैं। 25वां लास्ट में बना था आपका आंध्र प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। आंध्र प्रदेश में अभी हाल ही में 2019 में बना था, 2019-20 में, 2020-19 में बना था, 2020 में बना था दोस्तों। ये बात आपको पता होना चाहिए, सॉरी 2019 में बना था मित्रों, आंध्र प्रदेश में, आपको पता होना चाहिए, अमरावती में, है ना। तो ये बात पता होना चाहिए, जो उच्च न्यायालय के या फिर उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति हमारे राष्ट्रपति ही करते हैं, याद रखेंगे। उच्च न्यायालय का कार्य बताइए, तो उच्च न्यायालय का कार्य क्या होगा, बता सकते हैं, अपने अधीनस्थ न्यायालय, मतलब कि जो आपका अधीनस्थ न्यायालय डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया उसकी बात कर रहा है, पत्रावलियों को मांगकर जांच करना। अगर कोई भी काम होता है, मतलब उसको वो फोर्सफुल्ली हो गया या फिर अगर किसी कारणवश उस पर कुछ विरोधाभास हो रहा है तो उसको अपने पास मंगवा कर उसको जांच कर सकता है। और जो अधीनस्थ न्यायालयों की कार्य प्रणाली होती है उससे संबंधित नियम को भी बना सकता है, मतलब कि कैसे उसको कार्य करना है, उसकी दिनचर्या क्या होगी, मतलब सारी नियमों को यह फॉलो करवा सकता है उसको। जैसे आरबीआई क्या करता है, आरबीआई पूरे बैंक का पापा होता है कि नहीं,
उसी तरह जो उच्च न्यायालय होता है अपने कह लीजिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो आपके अधीनस्थ न्यायालय होते हैं उसका पापा होता है, लेकिन सबका पापा कौन होता है भैया? सुप्रीम कोर्ट होता है। ठीक है ना? या रीट आप पढ़े होंगे, 5 रीट हैं आपके, मैंडबस हो गया और बहुत सारे रीट हैं दोस्तों, 5 रीट हैं। पाँचों रीट से जो उच्चतम न्यायालय है आपका, वो आपका मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है, आपके संविधान को फॉलो करवाता है ना? तो इस तरह है, अगर संसद कोई विधि बनाता है जिसके अनुसार अगर हमारे संविधान पे कुछ कह लीजिए इफ़ेक्ट पड़ता है, तो उसको भी वह क्या करता है, रिजेक्ट करवाता है या फिर कह लीजिए उसको सही ढंग से पारित करवाने की बात करता है ना? ये सब सारी चीज़ें होती हैं जो कि हमको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 बेहद आसान है। अब तक कितनी पंचवर्षीय योजनाएं पूर्ण हो चुकी हैं? दोस्तों 12 पंचवर्षीय योजनाएं थीं, जैसा कि आपको पता है 1950 में गठन होता है हमारे पंचवर्षीय योजना का, लेकिन स्टार्ट कब से होता है? 1951 से स्टार्ट होता है और 1 जनवरी 2015 को इसके जगह नीति आयोग आया था। नीति आयोग हो गया या फिर पंचवर्षीय योजना हो गई, दोनों के अध्यक्ष हमारे प्रधानमंत्री होते हैं, है ना? ये बात पता होना चाहिए। और सीईओ कौन है इस समय? अमिताभ कांत है, ये बात आपको पता होना चाहिए दोस्तों, यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर इस समय कौन है हमारे नीति आयोग के? तो बता देंगे अमिताभ कांत जी हैं। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अच्छा, उसमें राजीव कुमार भी हैं। राजीव कुमार क्या हैं ये बता सकते हैं आप? राजीव कुमार उपाध्यक्ष हैं, ये भी याद रखेंगे। हमारे नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो राजीव कुमार हैं, लेकिन अध्यक्ष की बात करेगा तो हमेशा प्रधानमंत्री होता है ना? याद रखेंगे इस चीज़ को। चलिए 5वें नंबर क्वेश्चन देखिए तो क्या पूछ रहा है। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? ये तो बहुत सिंपल है। देखिए इसकी स्थापना जो हुई थी 1935 में हुई थी, लेकिन इसका राष्ट्रीयकरण अगर पूछता है दोस्तों तो बताएंगे 1949 में इसकी राष्ट्रीयकरण हुआ था, याद रखेंगे। जैसे अगर बात करें एसबीआई की, तो एसबीआई की राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? तो बता देंगे, मतलब उसकी स्थापना अगर पूछता है तब भी तो आप बताएंगे 1955। 1955 इज ए राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं, बताइएगा इसका आंसर। देखिए वही चीज़ आ गया, अभी हमने आपको बताया था भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था, तो बताएंगे 1 जनवरी 1949 को मित्रों। चलिए इसका राइट आंसर आपने पहले भी देख लिया था, यहाँ पे क्वेश्चन भी आ चुका है। एक बार आप लोग शेयर कर दीजिए, हम आपको अपना जो बच्चे मांग रहे थे व्हाट्सअप नंबर मेरा, तो उनको लास्ट में व्हाट्सअप नंबर देंगे अपना, जिससे कि वो अपने प्रॉब्लम्स बता सकें मुझे और क्वेश्चन भी शेयर कर सकें, जिससे कि उनको उस क्वेश्चन को हम सॉल्व कराएंगे यहाँ पे। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के प्रमुख कार्य क्या होते हैं दोस्तों। देखिए भारतीय रिजर्व बैंक के बहुत सारे कार्य हैं, आपको बता रहे हैं, देखिएगा। पहले तो सबसे पहले यह जान लीजिए, जो कि टूटी फूटी लैंग्वेज में जिसे बोला जाता है भैया, इस सारे बैंकों का पापा होता है ना? याद रखेंगे। यह सरकार की ओर से जो पत्र मुद्रा का निर्गमन करवाता है ना, होता है जो यही करवाता है। कोई भी पत्र मुद्रा हो गया उसका निर्गमन करवाना इसी का काम होता है। यह विनिमय के दर से स्थिरता बनाए रखता है। जो विनिमय होती है, जैसे कि कभी आपका देखते हैं ना जीडीपी में या फिर आपके कह लीजिए कि मुद्रा एवं साख को जब नियंत्रित करना होता है तो सबसे पहले यही करता है, याद रखेंगे। इस बैंकों का जो भी कोई बैंक होता है उसमें अंतिम ऋणदाता जो होता है, अंतिम ऋणदाता के रूप में यह कार्य करता है, यह बात याद रखेंगे। पांचवी चीज़ क्या बोल रहा है दोस्तों, यह बैंकों को समाशोधन गृह की सुविधाएं भी प्रदान करता है, यह बात भी याद रखेंगे। जैसे आप देखते होंगे, आए दिन सुनते होंगे कि एसबीआई ने इसके नियम कानून को उल्लंघन किया, जिसके जिसके चलते उस पर 5 करोड़ का, 10 करोड़ का, 2 करोड़ का फाइन लगा दिया गया है। तो यही सब सारी चीज़ें होती हैं जो इसके नियम कानून होते हैं। अगर उसको फॉलो नहीं करता है कोई बैंक, चाहे वो कोई भी बैंक हो, चाहे वो आपका व्यापारिक बैंक हो, चाहे वाणिज्यिक बैंक हो, है ना, कोई बैंक हो दोस्तों, अगर वो फॉलो नहीं करता है इसके गाइडलाइंस को, तो क्या करता है आरबीआई उस पर अपना कह लीजिए नियम कानून के थ्रू उसको चार्ज लगाता है, फाइन लगाता है और उसको अपनी बात को मनवाता है। ये बात पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, भारत की मौद्रिक नीति का नियंत्रक कौन होता है? तो अभी तो वही पूछा गया आपसे, ऊपर ऊपर क्या था इसमें, देखिए सारी चीज़ें थी। इसमें सिर्फ एक लाइन में क्वेश्चन पूछा गया आपसे, भारतीय मौद्रिक नीति का नियंत्रण कौन करता है? तो ये हमारा आरबीआई करता है, ये बात आपको पता होना चाहिए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। अच्छा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के इस समय गवर्नर कौन है, बता सकता है कोई? बताइए कौन है? शक्तिकांत दास। शक्तिकांत दास बता देंगे मित्रों, ठीक है ना? शक्तिकांत दास। कितने नंबर के हैं, अच्छा कोई बता देगा? 25, याद रखेंगे 25 नंबर के हैं। अभी आपके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना करके आए हुए हैं, अभी आए नहीं हैं, अभी तो आपके बोबड़े जी हैं, लेकिन याद रखेंगे जब वो आ जाएंगे दोस्तों, वो 48वें नंबर के होंगे, ये बात आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा मित्रों, भारत में विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कौन सा बैंक करता है? तो भारत में हो या फिर कह लीजिए कि, हाँ याद रखेंगे, उसका राष्ट्रीय बैंक जिस देश का भी हो, अगर भारत की बात करेगा तो भारत का राष्ट्रीय बैंक, अगर अमेरिका की बात करेगा तो अमेरिका का राष्ट्रीय बैंक,
ठीक है, याद रखेंगे दोस्तों। वहाँ का जो राष्ट्रीय बैंक होता है वही विदेशी विनिमय पर नियंत्रण कर पाता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो हम लोग का राष्ट्रीय बैंक क्या है, बता देंगे आरबीआई। आरबीआई है ना, याद रखेंगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। चलिए नेक्स्ट, प्रेरी कहाँ घास का मैदान है, मतलब इसमें यह पूछना चाहिए इसको कि प्रेरी जो घास का मैदान है वो किस देश में है, बता देंगे दोस्तों। अच्छा, प्रेरी जो घास का मैदान है वो टेम्परेट है या आपका मतलब कि उष्णकटिबंधीय है, शीतोष्ण है, या आपका फ्रीज पे है, बता दीजिए तो कौन बता देगा। या फिर टुंड्रा घास का मैदान है, टुंड्रा मतलब कि बर्फ वाले इलाके में पड़ जाता है। अगर बात करेगा आपसे कि आप बताइए जो आपका घास का मैदान प्रेरी है भैया, वो उष्णकटिबंधीय है कि शीतोष्ण कटिबंधीय है, तो बता देंगे भैया जो प्रेरी है ना वो उत्तरी अमेरिका में पड़ता है। उत्तरी अमेरिका में पड़ता है, इसका मतलब आपका कर्क रेखा के आसपास पड़ता है। कर्क रेखा के थोड़ा सा आसपास पड़ता है, ऊपर पड़ता है कि नीचे, हमेशा याद रखेंगे दोस्तों। उत्तरी अमेरिका में जो पड़ता है प्रेरीज, ये आपका शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, न कि उष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, याद रखेंगे। उष्ण कटिबंधीय जो घास का मैदान है वो हमारा केवल और केवल दो पड़ता है साउथ अमेरिका में, एक पड़ जाता है हमारा अफ्रीका में भैया, इसको याद रखेंगे हमारा। इसके बाद यही दो तीन हैं, आप याद रखेंगे, है ना। हमने आपको विधिवत बताया है, आप देखेंगे मैप से बताया गया है, आप उसे देख सकते हैं। चलिए, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों, संसार का सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरे नंबर पे अफ्रीका महाद्वीप, तीसरे नंबर पर उत्तरी अमेरिका, चौथे नंबर पर साउथ अमेरिका, याद रखेंगे। पांचवें नंबर पर आर्कटिक सेक्टर, अंटार्कटिका वाला जो है दोस्तों, आर्कटिक नहीं अंटार्कटिका दोस्तों, याद रखेंगे अंटार्कटिका। छठे नंबर पर कौन है, तो बता देंगे भैया यूरोप है। सातवें नंबर पर सबसे छोटा, याद रखेंगे भैया, सातवां हमारा कॉन्टिनेंट्स क्या है, ऑस्ट्रेलिया है। अभी आठवां एक खोजा गया है दोस्तों, वह कह लीजिए जीलैंडिया है, जो कि न्यूजीलैंड उसी पे उसके ऊपर मतलब उस आइलैंड पर न्यूजीलैंड स्थित है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है दोस्तों, राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। इनकी एज कितनी होती है, एज बता देंगे। एज की लिमिट तो कुछ नहीं होती है, लेकिन मिनिमम एज जो होती है 35 ईयर होती है, राष्ट्रपति का भी, गवर्नर का भी दोस्तों, याद रखेंगे। राज्यसभा के लिए 30 साल और लोकसभा के लिए 25 साल, विधानसभा के लिए भी 25 साल, लेकिन विधान परिषद के लिए 30 साल दोस्तों, याद रखेंगे। मुख्यमंत्री अगर विधानसभा से चुने जाते हैं तो 25 साल, अगर विधान परिषद से चुने जाते हैं तो 30 साल, याद रखेंगे। जैसे प्रधानमंत्री हमारे हो गए, प्रधानमंत्री अगर लोकसभा से चुने जाते हैं तो 25 साल, लेकिन अगर राज्यसभा से चुने जाते हैं तो 30 साल एज होनी चाहिए उनकी। ये बात आपको विधिवत बताया गया है यहाँ पे, ठीक है ना, उसको देखिए आप लोग। अब यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा था राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है, तो बता देंगे 5 ईयर्स, 5 ईयर्स का होता है ना। चलिए, इसके पहले इनके ऊपर कह दीजिए 61, जो आपका 61 आर्टिकल है, इनके ऊपर इम्पीचमेंट लगा के इनको हटाया भी जा सकता है ना। बाय द वे वो तो हुआ नहीं अभी तक हमारे भारत में, लेकिन होता है तो ये हमारा संवैधानिक अधिकार है। मतलब कि हमारे संविधान में लिखा है यह कि अगर हमारे संविधान का उल्लंघन करते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, तो उनको क्या किया जा सकता है, इम्पीचमेंट पावर के थ्रू, 61 आर्टिकल के थ्रू उनको पदच्युत किया जा सकता है, इस चीज़ को याद रखेंगे। चलिए, क्वेश्चन नंबर 13 को देखते हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का नाम बताइए, तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी, आपको पता होना चाहिए दोस्तों। राजेंद्र प्रसाद जी, और सबसे लंबे समय तक कार्यकाल तक इन्हीं का शासन रहा है दोस्तों, याद रखेंगे। प्रथम राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद जी। भारत में मुगल वंश की नींव किस शासक द्वारा डाली गई, तो भारत में मुगल वंश का नींव बाबर द्वारा डाला गया। 1526 की लड़ाई, याद करिएगा, पानीपत की लड़ाई, किसको डिफीट किए थे, इब्राहिम लोदी को दोस्तों। डिफीट करने के बाद इन्होंने मुगल वंश की स्थापना की दोस्तों भारत में, याद रखेंगे। और इनको जो आमंत्रित किया गया था इब्राहिम लोदी को मारने के लिए, उनको डिफीट करने के लिए, हराने के लिए, वो किसके द्वारा किया गया था, तो बता देंगे राणा सांगा के द्वारा किया गया था। बाद में जो दूसरा अभियान होता है इसका 1526 के बाद 1527 का होता है दोस्तों, ये किसके विरुद्ध हो जाता है, राणा सांगा के ही लिए हो जाता है, राणा सांगा के प्रति ही हो जाता है, मतलब उनके लिए छेड़ दिया जाता है। क्यों, क्योंकि जब आपने बुलाया है 1526 में पानीपत की लड़ाई में, आइए भैया इसको मारिए, तो आप हमारा साथ क्यों नहीं दिए, बाबर बोलता है। तो यही कारण होता है, इस वजह से 1527 में उन्हीं के साथ हो जाता है। उसका नाम होता है पानी पिया खाना खाया, खानवा की लड़ाई हो जाती है। खानवा की लड़ाई राणा सांगा के साथ किसकी हो जाती है भैया, किसकी हो जाती है राणा सांगा के साथ, तो बता देंगे बाबर की। इसके बाद दोस्तों दूसरी लड़ाई, तीसरी लड़ाई होती है अकबर का, सॉरी बाबर का, तो पानी पिया खाना खाया, चंदेरी, चंदेरी की लड़ाई। देखिए, चंदावर की लड़ाई नहीं, चंदावर की लड़ाई जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। चंदावर की, यह चंदेरी की लड़ाई है, वो 1194 में हुआ था चंदावर की। यह चंदेरी है दोस्तों, चंदेरी की लड़ाई 1528 में हुआ था। मादनी राय के साथ हुआ। यह मादनी राय जो थे भैया, यह हमारे राणा सांगा के ही मित्र रहते हैं, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद लास्ट इसकी लड़ाई होती है घाघरा की, पानी पिया खाना खाया, कल चंदेरी गया घाघरा खरीद लिया। घाघरा खरीदने से घाघरा की लड़ाई, याद रखेंगे। घाघरा की लड़ाई जो होती है ये किसके किसके बीच होती है, तो बता देंगे अफगानों के साथ होता है। तो याद रखेंगे मित्रों। एक कंडीशन और आपको बता देते हैं, जैसे कि अगर बोला जाए दोस्तों, जो हमारा
शेरशाह सूरी रहता है, शेरशाह सूरी जिसको हम बोलते हैं शेर खां के नाम से जानते हैं, शेरशाह सूरी, तो वह बाबर के किस लड़ाई में उसका सहयोग किया था? तो बता देंगे वही चंदेरी की लड़ाई में मादनी राय के साथ दोस्तों। लेकिन अगर बोला जाता है आपसे कि यह बाबर के विरुद्ध कब लड़ा था? तो बता देंगे यह बाबर के विरुद्ध जो लड़ा था मित्रों, वह अफ़गानों के साथ, मतलब अफ़गान वह भी था, तो अफ़गानों के बिल्कुल कह लीजिए विरोध में इन्होंने लड़ाई किया था, अफ़गानों के खिलाफ किया था, तो वह भी अफ़गान था, तो अफ़गान के खिलाफ हो गया घाघरा की लड़ाई में। याद रखेंगे मित्रों, घाघरा की लड़ाई जो हुई थी, वह जो आपके ये शेर खां था, वह कह लीजिए कि अफ़गानों की तरफ से था, बाबर की तरफ से नहीं था। ये चीज़ याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मित्रों। चौसा का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चौसा का युद्ध जो हुआ था, हुमायूं व शेरशाह के मध्य हुआ था मित्रों। इसको याद रखेंगे, हुमायूं और शेरशाह के मध्य चौसा की लड़ाई हुई थी। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। चलिए, चौसा की लड़ाई हमने बताया था आपको ना। चौसा देखिए, 3 लड़ाइयाँ होते हैं, डी, सी, के, एस, इस तरह याद कर लीजिए। देवरा, चौसा, कन्नौज को हम क्या बोलते हैं, बिलग्राम की लड़ाई, और सरहिंद की लड़ाई। एक मच्छीवाड़ा की लड़ाई होती है दोस्तों। मच्छीवाड़ा 1555 में हुआ था, और यह सरहिंद भी है, यह भी 1555 में हुआ था। याद रखेंगे, 1555 में ही हुमायूं आता है, 1 साल के लिए भैया गद्दी संभालता है। जैसे संभालता है तैसे वह सीढ़ी से गिर के उसकी डेथ हो जाती है दिल्ली में, है ना? न्यू दिल्ली में उसका मकबरा भी है, याद रखेंगे, दिल्ली में दोस्तों। और जो कन्नौज की लड़ाई है, या कन्नौज की इसे बोलते हैं हम सरहिंद, सॉरी बिलग्राम की लड़ाई, ये 1540 में लड़ा गया था, 1540 में मित्रों। और जो यह आपका चौसा की लड़ाई है, 1539 में लड़ा गया था, 1539 में लड़ा गया था। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए ना दोस्तों। चलिए आगे चलते हैं। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था भैया? फरीद था। अच्छा, सलीम किसका नाम था? हुमायूं का नाम था क्या सलीम? हुमायूं का नाम था क्या सलीम? हुमायूं का नाम था कि शाहजहां का नाम था सलीम? शाहजहां, 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 किसका नाम था सलीम? बता दीजिए, किसका नाम था सलीम भैया? हुमायूं का नाम था कि शाहजहां का नाम था कि जहांगीर का नाम था? सलीम किसका नाम था, यह बताएंगे आप। ठीक है दोस्तों। शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? फरीद था। याद रखेंगे, बाद में इसे, इसके जो चाचा होते हैं दोस्तों, जो कह लीजिए जिसका ये संरक्षक बना रहता है, शेर शाह जिसका संरक्षक करता रहता है, उसको एक बार शेर उसके ऊपर हमला करता है, और उस शेर को जब ये मार देते हैं, तो इसका नाम हो जाता है शेर खां। ठीक है, शेर खां की उपाधि मिल जाती है दोस्तों। याद रखिएगा, कलिंजर के अभियान में इसकी मृत्यु हो गई थी। कलिंजर का अभियान 1545 में, 1545 में, याद रखेंगे। उस समय यह बम वगैरह चला रहा था। कहा जाता है कि अपना एक उसका अस्त्र था, उसे चलाया और दीवार में लड़के आ गया, इसी के पास ही गिर गया बम, इस वजह से इसकी मृत्यु हो जाती है। 10 साल बाद आता है बाबर इसके बाद दोस्तों, सॉरी हुमायूं, है ना? तो ये सारी चीज़ें हम आपको बताए हैं, आप ध्यान से उसको देखेंगे तो आपको याद आ जाएगा। अकबर के कार्यकाल में आमिल का क्या कार्य था? आमिल का क्या काम था दोस्तों? राजस्व वसूली करना है। ठीक है, आमिल जो थे दोस्तों, वो राजस्व की वसूली करते थे। ये बात आपको याद रखना चाहिए दोस्तों। देखिए, आप लोग शेयर करिए। हमारी तबीयत इतनी खराब होने के बावजूद भी हम आपका ले रहे हैं, आपका टेस्ट लिया जा रहा है, आपको पढ़ाया जा रहा है मित्रों, तो आप लोग की दायित्व बनती है कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों, एक और अभी लास्ट में एक खुशखबरी बताएंगे आपको। एक चैनल और है आपका, जिसमें कि आप वहाँ पे आके अपना कह लीजिए कि करंट अफेयर्स के माध्यम से जीके वगैरह पढ़ सकते हैं। अभी हम बताएंगे आपको उस चैनल का नाम। उसका नाम है, आप सर्च करेंगे तो सबसे ऊपर आ जाएगा, लेकिन स्पेलिंग सही से लिखिएगा, CURRENT, करेंट हैवन, HEAVEN, करेंट हेवन करके है दोस्तों। इस पे आप कर सकते हैं। और जिनको भी प्रॉब्लम है मित्रों, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर अपने किसी भी प्रॉब्लम से सॉल्यूशन पा सकते हैं। चाहे वो मैथ का प्रॉब्लम हो आपका, चाहे वो आपका सामाजिक अध्ययन से प्रॉब्लम हो, चाहे साइंस से प्रॉब्लम हो, हमारा व्हाट्सएप नंबर लिख सकते हैं, जो बच्चे मांग रहे थे। लेकिन इसका मिसयूज नहीं करिएगा आप लोग कहीं, है ना दोस्तों। चलिए, 6386080875 और 35, ठीक है, इसको लिख लीजिए। देखिए, 6386087535, इस पे आप मैसेज करेंगे और बोल देंगे कि सर हम डीएलएड के स्टूडेंट हैं, आपको ग्रुप में डाल दिया जाएगा मित्रों। आप वहाँ से बेहद आसान तरीके से अपनी तैयारी कर सकते हैं और अपने प्रॉब्लम्स भी बता सकते हैं, है ना? तो उस प्रॉब्लम को आपका क्वेश्चन लेकर आपको सॉल्व कराया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 बता देंगे मित्रों, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 18 में? जहांगीर द्वारा लिखी गई आत्मकथा का नाम क्या था? जहांगीर द्वारा आत्मकथा तुझ के जहांगीरी लिखा गया था, तुझ के जहांगीरी, याद रखेंगे मित्रों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अकबर ने किन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया था? अकबर ने किन पर्यटक स्थलों का निर्माण किया था? इसको पढ़ डालिए पूरा। चलिए तो पढ़िए। अकबर के द्वारा बनवाए गए भवनों में हिंदू तथा फारसी कला शैली के दर्शन होते हैं। भवन निर्माण में अकबर ने लाल पत्थर का अधिकाधिक प्रयोग करवाया। आगरा स्थित लाल किला 1565 ईस्वी में जो 15 वर्ष में बनकर तैयार हुआ। लाहौर का किला, इलाहाबाद का किला 1583 में बनकर तैयार हुआ। अटक का किला 1581 में। फतेहपुर सिकरी, दीवाने खास, कोसागर, पंचमहल, जोधाबाई महल आदि का निर्माण
यह करवाया है दोस्तों। फतेहपुर सीकरी में अनेक छोटे छोटे इबादत खाने, शिफा खाना, जनाना बाग, जनाना रास्ता, इस तरह बहुत सारी चीज़ों को, मीना बाजार, नौबत खाना, हवा महल, टोडरमल का महल दोस्तों। टोडरमल यहाँ का कह लीजिए कि एक तरह से कौन सा मंत्री रहता है भैया? टोडरमल इनके दरबार का नवरत्न में से कौन सा मंत्री होता है? पता है? वित्त मंत्री होता है ना? वही तो वित्त मंत्री होता है। जैसे आज के वित्त मंत्री हमारी कौन है? निर्मला सीतारमण जी हैं। तो इस तरह वह भी वित्त मंत्री था अकबर का, याद रखेंगे। टोडर का महल याद करिएगा। हिरन मीनार आदि अनेक भवनों का यह निर्माण करवाया था मित्रों, ये चीज़ याद रखेंगे। देखिए टोडरमल से हो गया या फिर जितने भी इसके नवरत्न थे दोस्तों, ये अपने नवरत्नों से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था, प्यार करता था दोस्तों एक तरह से, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे हम और आप हो गए, हमारी आपकी डिस्टेंस भले दूर हो लेकिन आप क्या है, हम जो कहते हैं आप मानते हैं और आप जो कहते हैं हम मानते हैं। जैसे हमने बोला आपसे कि हमने आपको व्हाट्सएप नंबर दिया 6386087535, इस पर आप मैसेज करेंगे लेकिन कॉल नहीं करेंगे। मैसेज कर सिर्फ ये बोलेंगे सर हम आपके स्टूडेंट हैं, आप मुझे ग्रुप में डाल दीजिए, और आप अपने सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम शेयर करेंगे मुझे। ठीक है दोस्तों, सिर्फ और सिर्फ प्रॉब्लम्स, मैथ के प्रॉब्लम्स हो गए, चाहे वो आपके सामाजिक अध्ययन से प्रॉब्लम हो गया या फिर किसी भी सब्जेक्ट से प्रॉब्लम अगर आपको है तो आप वहाँ पे क्वेश्चन देंगे, उस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके आपको देंगे भैया, इतना समझ लीजिए दोस्तों। चलिए तो आप इसे फटाफट शेयर कर दीजिए एक बार। बाबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? बाबर का जन्म देखिए कब हुआ था। देखिए बाबर की जो माँ थी दोस्तों, वह तो तुर्क थी, लेकिन बाबर का जो पिता था, बाबर का जो पिता था भैया, वो एक तरह से कह लीजिए कि जमींदारी था, बहुत बड़ा जमींदार था उस समय का। लेकिन जो बाबर का पिता था भैया, वो कहा जाता है चंगेज खान के खानदान का था। चंगेज खान मंगोल था। मंगोल में क्या होता है दोस्तों, जो मुंडा होता है सर का पूरा ऊपर वाला, वो बहुत बड़ा बड़ा होता है, आंखें बड़ी बड़ी होती हैं, नाकें चौड़ी चौड़ी होती हैं। तो वो चंगेज खान का खानदान का था दोस्तों। वह बाबर जो था अपने आप को चंगेज खान का कह लीजिए कहलाना नहीं पसंद करता था, ये बात आपको पता होना चाहिए, है ना? तो याद रखेंगे जो बाबर था दोस्तों, वो काबुल में सबसे पहले आया था अपने चाचा के यहाँ, जब उसके पिताजी की मृत्यु हो जाती है तो उसी जगह से उसका अभियान वगैरह शुरू होता है इंडिया में, है ना दोस्तों? याद रखेंगे बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था, यह बात आपको पता होना चाहिए मित्रों। 1483 ईस्वी को, 14 फरवरी को वैलेंटाइन डे भी होता है, इस तरह आप याद कर लेंगे। 14 फरवरी 1483 ईस्वी को हुआ था दोस्तों। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। पानीपत का प्रथम युद्ध, अब यहाँ पे सारे पानीपत को हम आपको बता देने वाले हैं, जितने पानीपत की लड़ाई होते हैं, 3 होते हैं लड़ाई ना पानीपत के। अच्छा पानीपत कहाँ पे है? पानीपत कहाँ पड़ता है? हमारे हरियाणा में पड़ता है पानीपत, हरियाणा राज्य में दोस्तों, हरियाणा में। याद रखेंगे। देखिए 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी के साथ बाबर के बीच में होता है लड़ाई, और बाबर क्या करता है भैया? जीत जाता है लड़ाई, है ना दोस्तों? एक बात और याद करिएगा, 1526 में पहली पानीपत की लड़ाई, दूसरी पानीपत की लड़ाई 1556 में, तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 में। जो 1526 में होता है दोस्तों, 1526 में महाराणा प्रताप प्लस किसके साथ होता है? महाराणा प्रताप, सॉरी महाराणा प्रताप बोल रहे हैं, देखिए हेमू प्लस आपके कह लीजिए दोस्तों, इनके बीच होता है ना, हेमू और अकबर के बीच होता है, अकबर और हेमू के बीच होता है पानीपत की दूसरी लड़ाई। हेमचंद जिसे बोलते हैं दोस्तों, याद रखेंगे। हेमचंद वो हिंदू शासक था दोस्तों, एक तरह से बनिया जात का था, है ना? इस वजह से उसका राजा वगैरह भी सपोर्ट नहीं करते थे, लेकिन बहुत ही ताकतवर था दोस्तों, है ना? उसके आंख में अचानक चोट लगने की वजह से बाद में उसके सैनिक भाग जाते हैं, तो अकबर का जो कह लीजिए कि जो बैरम खां था, इसका संरक्षक था दोस्तों अकबर का, वो आता है उसका गला रेत के उसको जान से मार देता है ना? तो याद रखेंगे, लेकिन बहुत ताकतवर था दोस्तों हेमू। इसके बाद जो तीसरी लड़ाई होती है 1761 में दोस्तों, 1761 में होता है मराठों और अफगानों, मराठों और अब्दाली, याद रखिएगा दोस्तों, अब्दाली बोल रहे हैं। देखिए क्या था दोस्तों, मराठों और जो ये इधर के थे अफगान ना, उनके साथ होता है, हाँ, जिसमें मराठों की हार हो जाती है और अफगान जीत जाते हैं दोस्तों, याद रखिएगा, है ना? उस समय कह लीजिए कि मराठों में जो आपके क्या नाम था इनका, मराठों में पेशवाओं का शासन भी स्टार्ट हो चुका था उस समय दोस्तों, है ना? खानवा का युद्ध कब हुआ और किसके बीच हुआ दोस्तों? हम आपको बता चुके हैं। खानवा का युद्ध हुआ था 1527 में, राणा सांगा एवं बाबर के बीच हुआ था दोस्तों, ये बात याद रखेंगे। उसी समय जो बाबर रहता है दोस्तों, सॉरी हाँ बाबर रहता है, उसी समय गाजी की उपाधि धारण करता है। जब इनको डिफीट करता है राणा सांगा को, फिर वो जाके अपना गाजी की उपाधि धारण कर लेता है, ये बात आप याद रखेंगे। चलिए चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 23वें नंबर का क्वेश्चन बताइए। चंदेरी का युद्ध हुआ था दोस्तों 29 फरवरी 1528 को, याद रखेंगे। मादनी राय जो थे वह राणा सांगा के मित्र रहते हैं। बाद में जब 1527 में राणा सांगा का हेल्प करने आ जाते हैं वो, तो बाद में बाबर कहता भैया चलो अब तुम्हारे खिलाफ भी अभियान करते हैं, तो 1528 में वो मादनी राय के खिलाफ भी अभियान कर देता है और मादनी राय को उठा के भैया पटक देता है, याद रखिएगा, पटकनी दे देता है वहाँ से मादनी राय
चित्त हो जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख कीजिए। अब देखिए मुगल काल में दोस्तों अनेकों बंदरगाह थे। जैसे आज है ना, मुख्य बंदरगाह हमारे कितने हैं? जैसे आप देखेंगे सबसे बड़ा ज्वारी बंदरगाह जो आपका है, ज्वारी बंदरगाह, वह कांडला बंदरगाह है, याद रखेंगे। सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई, प्राकृतिक बंदरगाह सबसे बड़ा मुंबई है। अगर देखा जाए दोस्तों कि अप्राकृतिक मतलब कि मानव निर्मित अगर देखा जाए सबसे बड़ा बंदरगाह नौहावा सेवा है। अगर बोला जाए सबसे गहरा बंदरगाह तो विशाखापट्टनम है। उड़ीसा का बंदरगाह का नाम बताइए, तो उड़ीसा के बंदरगाह का नाम आपको पता है? पारादीप है ना। अब आपको पूछा जाए एन्नौर बंदरगाह कहाँ पर है, तो एन्नौर बता दीजिए भैया कहाँ पर है, फटाफट बता दीजिए मेरे मित्रों, एन्नौर कहाँ पे है। अगर बोला जाए मंगलौर बंदरगाह का नाम बताइए, तो मंगलौर भैया कहाँ पे है, जिसका कैपिटल बंगलौर यानी कि मंगलौर यानी कर्नाटक, इस तरह याद कर लेंगे, है ना। चलिए दोस्तों इतनी बातें रहीं और आप इसका आंसर बता दीजिए मुगल काल के प्रमुख बंदरगाहों का उल्लेख। तो याद करिएगा इसको, लाहौर, सूरत, खंबात, कालीकट, यह सब है, याद रखेंगे। चलिए 25 नंबर का क्वेश्चन का आंसर, मुगल कालीन दो अति प्रसिद्ध इमारतों का नाम लिखिए। तो बता देंगे ताजमहल और दोस्तों लाल किला। देखिए दोस्तों जो स्थापत्य कला का अपने चरमो सीमा पे था, स्थापत्य कला वो किसके समय था, तो बता देंगे ये तो हमारा जहांगीर के समय था, सॉरी शाहजहां के समय था। शाहजहां, जैसा कि आपको पता है शाहजहां ताजमहल बनवाता है अपने बीवी के नाम पे, जिसका उनकी बीवी का क्या नाम रहता है बता देंगे आप लोग, वो अपनी बीवी के नाम पे बनवाता है भैया। उसी का देखा देखा औरंगजेब बनाता है, औरंगजेब भी बनवाता है ना, जो कि कहा जाता है उसका फूड़ नकल, ताजमहल का फूड़ नकल बोला जाता है ना। तो औरंगजेब ही तो अपने पिताजी को बंदी बनवाया था, अपने चारों भाइयों को डिफीट करने के बाद, तीनों भाइयों चारों भाइयों को, तो वह बाद में अपना सत्ता जब हथिया लेता है तो बाद में अपने पिताजी को भी तो बंदी बनवा देता है वही। तो यह बात भी आपसे पूछी जाती है, कौन मुगल शासक जो है अपने पिता को बंदी बनवाया था, तो बता देंगे औरंगजेब था जो कि अपने पिता को बंदी बनाया था दोस्तों, है ना। क्योंकि उसको लगा कि हमारे पिताजी हमारे सबसे बड़े भैया को राजपाट दे दिए, है ना। तो इस भय में वह जाता है अपने पिता को बंदी बना लेता है ना। बहुत सारे कारण होते हैं दोस्तों, तो आप इसे याद रखेंगे। इसमें बता दीजिएंगे आप मुगल के दो अति प्रसिद्ध इमारतों के नाम, तो ताजमहल और लाल किला दोस्तों, ताजमहल और लाल किला, ताजमहल और लाल किला दोस्तों, ये बातें याद रखेंगे। यह शाहजहां के समय बना। अगर बोला जाता है कि बताइए आप जो आपका कला था, कला मतलब कला नहीं दोस्तों, क्या बोलते हैं उसे, चित्रकला, चित्रकला जो था किसके समय अपनी चरमो सीमा पे था, तो बता देंगे जहांगीर, जहांगीर के बाद शाहजहां दोस्तों। देखिए हम आपको क्रम बताते हैं, पहले बाबर आता है, बाबर आता है, बाबर कब से कब तक आता है, तो बता देंगे 1526 से लेकर 1526 से लेकर भैया 1530 में ये टाइम फिक्स हो जाते हैं। इसके बाद कौन आ जाता है भैया, इसके बाद कौन आ जाता है, तो बता देंगे बाबर के बाद हुमायूं आ जाता है, हुमायूं, हुमायूं आता है। हुमायूं कब से कब तक रहता है, तो 1530 से लेकर 1540 में, 1540 के बाद 10 साल तक गायब होता है शेर शाह के डर से, फिर आता है 1555 में, 1555 में टाइम फिक्स हो जाते हैं ये भी आके, है ना, याद रखेंगे। इसके बाद भैया आ जाते हैं हुमायूं के बाद आ जाते हैं, मतलब कि बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, हुमायूं के बाद अकबर, अकबर का शासन 1555 से लेकर 1556 कर लीजिए, 1556 से लेकर, अब एक चीज़ और याद रखेंगे, जो अकबर का सहपाठी थे 1585 में इनकी मृत्यु हुई थी, क्या नाम था उनका भैया, बीरबल, बीरबल की मृत्यु पूछी जाती है तो 1585 बता देंगे। अब देखिए 1556 में जो है दोस्तों यह इसका शासन स्टार्ट होता है अकबर का, और कब तक रहता है, 1606 तक, 1605 तक, 1605 तक रहता है, ये चीज़ याद रखेंगे। 1606 कर लेंगे मित्रों, 1606 या 5 तक था। इसके बाद आ जाता है किसका शासन भैया, शाहजहां, सॉरी जहांगीर, जहांगीर का शासन आता है 1605 से, 1605 से दोस्तों अकबर के बाद जहांगीर आता है 1605 से 1627 तक। अब 27 से फिर अगला 56 तक, अगले 56 तक कह लीजिए, फिर कौन आ जाता है, जहांगीर आ जाता है, सॉरी शाहजहां आ जाता है। पहले तो आपका कौन रहता है भैया, जहांगीर आता है, फिर शाहजहां आता है। कब से कब तक बता देंगे, 27 से 56 तक, 1627 से 56 तक कौन हो जाता है भैया आपका, शाहजहां आ जाता है। फिर 1656 के बाद 1706 तक, 1705 तक का लीजिए, 1705 6 तक दोस्तों कौन रहता है, और आपका औरंगजेब आ जाता है। उसके बाद आपका उत्तर मुगल काल स्टार्ट हो जाता है, फारूकसियर कह लीजिए, आपका मोहम्मद शाह रंगीला, है ना, इस तरह स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, है ना। तो याद रखेंगे सबसे लास्ट मुगल काल की बात करेगा तो बता देंगे आपका कौन था, वही 1857 की क्रांति, जिसको रंगून निर्वासित कर दिया गया था अंग्रेजों द्वारा दोस्तों, याद रखिएगा। क्या नाम था उसका भैया, जफर, जफर करके था ना वही, तो याद रखेंगे दोस्तों। इतनी बातें आपको रहीं जो कि आपको देते हैं दोस्तों। आप इसे अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, अपने मित्रों को शेयर करेंगे और ज़्यादा टाइम अपना वेस्ट ना करेंगे दोस्तों। और आपको जो करंट अफेयर का चैनल बताया गया उसको आप सब्सक्राइब कर लेंगे, करंट हेवन के नाम से है मित्रों, है ना। तो उसको आप सही स्पेलिंग से सर्च करेंगे, अपने स्टार्टिंग में आपको बता दिया गया है इसका स्पेलिंग, उससे आप सर्च करके आ सकते हैं। करंट हेवन है सी, देखिए हम बता रहे हैं इसको, आप लिख सकते हैं CURRENT, करंट हेवन HEAVEN है
तो उसमें याद रखेंगे, उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और हमारा नंबर भी है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स होता है तो उस पे आप कमेंट कर सकते हैं। हाँ, मतलब कि अपना प्रॉब्लम शेयर कर सकते हैं। चलिए, धन्यवाद मित्रों, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।